मिस्टर बीस्ट। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? वायरल वीडियोस, क्रेजी स्टंट्स और बहुत सारा पैसा। लेकिन क्या ये सब बस ऐसे ही हो जाता है? नहीं, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम है, एक प्लेबुक। आज हम इसी प्लेबुक को समझने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कि जिमी डोनाल्डसन यानी मिस्टर बीस्ट आखिर ये वायरल वीडियोस की फैक्ट्री चलाते कैसे हैं। $200 मिलियन। जी हाँ, 200 मिलियन। ये वो रकम है जो मिस्टर बीस्ट ने सिर्फ एक साल में अपने कंटेंट पर खर्च कर दी। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है ना? मतलब ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि उनके ऑपरेशंस का स्केल कितना बड़ा है। लेकिन इस लेवल की सक्सेस की एक कीमत होती है, और वो कीमत है टोटल ऑब्सेशन, मतलब पूरा जुनून। मिस्टर बीस्ट ने इसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, छुट्टियां, दोस्तियां, सब कुछ। और जानते ही सब क्यों? एक बहुत ही सिंपल से लेकिन पावरफुल डर की वजह से कि कहीं दुनिया के किसी कोने में कोई और उनसे ज्यादा मेहनत ना कर रहा हो। उन्होंने खुद एक कहानी बताई थी कि कैसे उनकी माँ रो पड़ती थी। क्यों? क्योंकि जिमी क्रिसमस की सुबह भी परिवार के साथ नहीं होते थे, वो वीडियो पर काम कर रहे होते थे। मतलब ये है जुनून की हद। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े स्केल को एक अकेला इंसान मैनेज कैसे करता है? क्या इस सक्सेस के पीछे सिर्फ पागलपन वाला जुनून है, या फिर कोई ऐसा सिस्टम है, कोई ऐसा तरीका है जिसे दोहराया जा सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन मिस्टर बीस्ट अपनी पूरी की पूरी कंटेंट स्ट्रैटेजी को सिर्फ तीन बेसिक सवालों में समेट देते हैं। और ये वो 3 सवाल हैं जो कोई भी क्रिएटर खुद से पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। इस फ्रेमवर्क का पहला और सबसे जरूरी सवाल है द पर्पल काउ, यानी क्या आइडिया ओरिजिनल है? उनके लिए ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। अब ये पर्पल काउ क्या चीज है? वो एक सिंपल सी मिसाल देते हैं। सोचिए, सड़क से कोई गुजर रहा है और एक भूरी गाय देखता है। वो उसे देखकर आगे बढ़ जाएगा, भूल जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर एक बैंगनी रंग की गाय खड़ी हो तो वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा, है ना? मिस्टर बीस्ट कहते हैं कि आइडियाज का भी बिल्कुल यही हिसाब है, और बस यही फर्क है एक ब्राउन काउ आइडिया और एक पर्पल काउ आइडिया में। एक को लोग बस स्क्रॉल करके निकल जाते हैं, और दूसरा क्लिक करने पर मजबूर कर देता है। तो पहला सवाल था ओरिजिनलिटी। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, अथक प्रयास। मतलब क्या सच में अपनी पूरी की पूरी जान झोंकी जा रही है? उनका एक बड़ा सीधा सा मानना है। वो कहते हैं कि 100 एवरेज वीडियोस पर 10-10 हजार व्यूज लाना मुश्किल है, लेकिन एक कमाल के वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज लाना वो ज्यादा आसान है। और ये सब कुछ डिपेंड करता है एफर्ट पर। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है उनका Amazon शो। उस शो के लिए उन्होंने लगातार 45 से 60 दिनों तक हर रोज 15 घंटे शूटिंग की। मतलब एक तरह से 120 दिन का नॉन स्टॉप फिल्मिंग मैराथन। ये होता है उनके लेवल पर मैक्सिमम एफर्ट। ये सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, ये अथक प्रयास है। जरा उनके हाल के ट्रैवल शेड्यूल पर नजर डालिए। कनाडा फिल्मिंग के लिए, फिर लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के लिए, फिर जर्मनी प्रोडक्ट लॉन्च, फिर नीदरलैंड्स, कैनरी आइलैंड्स, दुबई, सब फिल्मिंग के लिए, फिर ओक्लाहोमा, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर, फ्लोरिडा चैरिटी के लिए, और फिर वापस दुबई फिल्मिंग के लिए। मतलब महीनों तक अपने बिस्तर पर नहीं सोए, बस एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट। ये है उनकी वर्क एथिक। 11,000। ये क्या है? ये उनके शो के पहले एपिसोड में एक साथ इस्तेमाल हुए कैमरों की संख्या है। उनका खुद का कहना है कि आज तक किसी प्रोडक्शन ने एक ही टाइम पर 1100 कैमरे यूज नहीं किए हैं। ये दिखाता है कि वो एक प्रोजेक्ट में किस लेवल का स्केल और एफर्ट डालते हैं। अनइमेजिनेबल है। ठीक है, तो पहला सवाल था ओरिजिनलिटी, दूसरा था अथक प्रयास, और अब आता है तीसरा और आखिरी सवाल, लगातार सुधार। मतलब पिछली बार से क्या बेहतर कर रहे हैं। ये फिलॉसफी इस बात पर है कि छोटे छोटे लगातार किए गए इम्प्रूवमेंट्स समय के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उनका चॉकलेट ब्रांड फीस्टेबल्स। चलिए फीस्टेबल्स की कहानी को समझते हैं। ये एक परफेक्ट केस स्टडी है कि कैसे गलतियों से सीखकर एक प्रोडक्ट को बेहतर और बेहतर बनाया जाता है। वो खुद मानते हैं और कहते हैं, मैंने हर उस तरीके से गड़बड़ की जिसकी कल्पना की जा सकती है। ये बात साफ दिखाती है कि इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस गलतियों से ही शुरू होता है, और वो अपनी गलतियां मानने से बिल्कुल नहीं डरते। अब देखिए कि उन्होंने चॉकलेट बार को कैसे सुधारा।
V1 यानी पहला वर्जन। बॉक्स ही गलत था, पैकेजिंग इतनी खराब थी कि चॉकलेट शेल्फ पर गिरकर टूट जाती थी। V2 चॉकलेट बार में ब्रेक पॉइंट्स ही नहीं थे, गिराने पर वो कांच की तरह बिखर जाती थी। फिर आया V3, उन्होंने पैकेजिंग बदली, हीट सील की जगह कोल्ड सील यूज की ताकि रैपर टाइट रहे और चॉकलेट टूटे नहीं। और ये सिलसिला V12 तक चला। बार बार ब्रांडिंग को बदला, रंग, फॉन्ट, टेक्स्ट, हर छोटी से छोटी चीज को सुधारा ताकि वो दूर से भी अच्छी दिखे और लोग उसे खरीदें। तो ये 3 सवाल तो हो गए कंटेंट के लिए, लेकिन अब इस प्लेबुक से एक और बड़ा सबक मिलता है। और ये सबक सिर्फ कंटेंट बनाने के बारे में नहीं, बल्कि एक टिकाऊ बिजनेस बनाने के बारे में है। वो बाकी क्रिएटर्स को एक सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि ज्यादातर क्रिएटर्स को अपना बिजनेस खुद से शुरू करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। उनका मानना है कि खुद का बिजनेस शुरू करके फेल होने से कहीं बेहतर है कि क्रिएटर्स रॉयल्टी डील्स लें और अपना पूरा फोकस कंटेंट बनाने पर रखें। फाइनेंशियली ये ज्यादा फायदेमंद है। तो फिर बिजनेस है क्या? मिस्टर बीस्ट के हिसाब से बिजनेस की परिभाषा बहुत सिंपल है। वो कहते हैं किसी से अगले 10 साल तक हर साल 10 बार कोई चीज खरीदवाना, ये बिजनेस है। किसी को एक बार कोई चीज बेच देना वो बिजनेस नहीं है। मतलब असली खेल रिपीट कस्टमर्स और लॉन्ग टर्म वैल्यू का है। तो आखिर में सब कुछ एक ही जगह आकर जुड़ जाता है, वो चाहे एक वीडियो हो, एक चॉकलेट बार हो या फिर एक पूरा बिजनेस। इन सब के पीछे एक ही कोर प्रिंसिपल है, एक बेहतर प्रोडक्ट बनाने का अथक जुनून, एक रिलेंटलेस ऑब्सेशन। तो ये पूरा एनालिसिस हर क्रिएटर के लिए एक आखिरी